नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं पावर सिस्टम प्रोटेक्शन और ये हमारा एक थर्ड सेशन है जहाँ पे हम लोग पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में जो इंसुलेटर टॉपिक है उसके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे आज कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी गुड इवनिंग कल्पना, क्षितिज, रवि, राहुल, निखिलेश। अ वेरी गुड इवनिंग पंकज, रोशनी, मुदित, असित, विद्युत प्रभा। सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मैं यहाँ पे प्रॉपरली ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? एक बार कंफर्मेशन देंगे सभी। चलिए, तो हम लोग विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बाकी लोग आएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, है ना। ज्यादा हम लोग वेट नहीं कर सकते, 1 घंटे की क्लास में ज्यादा वेट करना भी नहीं चाहिए किसी लोगों का। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इंसुलेटर था हम उस पर मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट इंसुलेटर था दैट इज हमारा जो नेक्स्ट इंसुलेटर था दैट इज सैकल इंसुलेटर। हमने 3 इंसुलेटर डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन डिस्कस के लिए थे? पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप और स्ट्रेन टाइप, ये 3 हमने डिस्कस कर लिए थे। फोर्थ हमारा है सैकल टाइप और जो लास्ट हमारा था वो था स्टे टाइप। तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पहले हेडिंग डालिएगा यहाँ पे, कौन सा इंसुलेटर? सैकल इंसुलेटर। हेडिंग पुट कर लीजिए सैकल इंसुलेटर। तो इस इंसुलेटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको समझने हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, दैट इज इसको हम कौन सा इंसुलेटर बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्पूल इंसुलेटर। इसको नाम क्या है इसका? इसको हम कौन सा इंसुलेटर बोलते हैं? इसका नाम है यहाँ पे क्या? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पूल इंसुलेटर। क्या बोला मैंने? इसका नाम क्या है यहाँ पे? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, नाम है इसका, देखो ना। कहीं पूछ लिया कि हमारा जो स्पूल इंसुलेटर किसको बोलते हैं, तो सैकल इंसुलेटर को हम लोग बोलते हैं स्पूल इंसुलेटर। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है स्पूल इंसुलेटर के बारे में या सैकल इंसुलेटर के बारे में, कि ये जो इंसुलेटर है ये हमारा वर्टिकल या होरिजेंटल दोनों ही मोड में लगाया जाता है ना। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ना कि पिन टाइप और सस्पेंशन किस टाइप लगाए जाते हैं, कि वो आपके क्या थे? हॉरिजॉन्टल थे। लेकिन ये आपका जो स्ट्रेन था वो वर्टिकल था। लेकिन ये जो हमारा सेकल इंसुलेटर है ये हमारा किस टाइप का इंसुलेटर, जिसको हम वर्टिकल पोजीशन में या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन दोनों में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी नोट करिएगा। कैन बी यूज्ड, लिखिएगा, कैन बी यूज्ड इन कैन बी यूज्ड इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशंस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक पॉइंट आपको और याद, क्लियर है सर? ओके, चलो सर, प्रीवियस पेज जस्ट 2 मिनट, तो जस्ट अभी स्टार्ट किया हमने, ना। अभी जस्ट स्टार्ट किया है, अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, 2 मिनट भी नहीं हुआ है, जस्ट यहां से हमने अभी क्लास को स्टार्ट किया, तो प्रीवियस पेज तो नहीं है इसमें। चलिए, फिर अगर हम बात करें तो एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि जो सेकल इंसुलेटर है ये आपका लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज होगा। कहा बोला मैंने? लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ट्रांसमिशन में यूज नहीं होगा। कहां पे होगा? लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होता है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। इट इज यूज्ड
लिखना दे आर प्राइमरली यूज्ड they are primarily used in low voltage in low voltage distribution lines. ठीक है, तो ये यहाँ पे भी ये यूज होता है, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ये आपका ये मेनली यूज होता है। ठीक है, ओके। फिर अगर हम बात करें कि हमारे पास, अगर हम सेकल इंसुलेटर का थोड़ा डायग्राम में आपको बना के दिखाना चाहूँ तो वो ऐसा कुछ होता, समझना सभी लोग। जैसे मान लो ये मेरे पास पोल है, पोल मतलब क्या होता है, खंभा, बिजली का खंभा। ठीक है, दिस इज माई पोल। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या, एक आयरन की प्लेट लगा देते हैं हम लोग ऐसा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक डी शेप का आयरन का प्लेट लगा देता है ऐसा, मैं बना के दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक डी शेप का आयरन का एक प्लेट हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया रेड कलर से, इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन प्लेट, है ना, जो कि हमारे पोल से कनेक्ट कर दिया। ये क्या था आपके पास, पोल था, हाँ या ना, दिस वॉज योर पोल। ठीक है, और जो रेड कलर से बनाया मैंने वो आपका क्या है, एक आयरन का डी शेप का प्लेट। डी शेप अभी आपको क्यों नहीं दिख रहा है, अभी आपको दिखाई देगा क्योंकि मैं यहाँ पे इंसुलेटर पुट करूंगा ना। तो जो यहाँ पे ये मैंने क्या बनाया, यहाँ पे आयरन का प्लेट यूज किया है, डी शेप आयरन प्लेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, क्लैंप लगा देते हैं, क्योंकि पोल से चिपका रही है तो हमारे पास यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है, इससे फंसा रहे, ऐसा नहीं कि नीचे गिर जाए, ऐसा नहीं, क्लैंप टाइप में इसको फंसा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे जगह खाली नहीं, यहाँ पे हमारे पास होता है सेकल इंसुलेटर। यहाँ पे हमारे पास क्या लगाया जाता है, आपका सेकल इंसुलेटर। कैसे लगाएंगे वो देखना आप सभी लोग। तो यहाँ पे मैं आपका सेकल इंसुलेटर पुट करता हूँ, किस तरीके से देखना सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सेकल इंसुलेटर बना दिया, और यहाँ पे सेटल इंसुलेटर में बीच में क्या होता है, होल होता है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, एक बीच में होल होगा, जहां पे हम क्या करते हैं, बोल्ट्स के लिए बना जगह बनाते हैं। मतलब कि बोल्ट्स मतलब क्या, इसको कसना पड़ेगा ना हमको, इसमें जो डी शेप हमने बनाया है, तो उस पर कसने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, एक बीच में होल क्रिएट कर देते हैं। ओके, आई एम वेरी बैड इन डायग्राम। ये हमने इसमें क्या कर दिया, एक बोल्ट डाल दिया है ना, ये हमने इसमें क्या किया, एक बोल्ट डाल के कस दिया है, यहाँ पे हमने इसमें लाके कस दिया।
यहाँ पे हमने इसको बढ़िया इस टूल से कर दिया है। ठीक है, तो ये जो इंसुलेटर हमारे पास लगा है, इसको बोलते हैं सेकल इंसुलेटर, इस टाइप का लगाया जाता है। इसको आप देखे होगे, क्यों देखे होगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, आपके घर के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही रहा है ना, तो आप इसको देखे होगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में देखे होगे। ट्रांसमिशन मानता हूँ कि आपको हाईवे वगैरह में दिखाई देगा कहीं पे, लेकिन सेकंड इंस्टीट्यूट तो आप देखे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऊपर क्या लगा है, बोल्ट, इसको भी लिख लीजिए बोल्ट। तो इसके बारे में दो लाइन लिखी है कंस्ट्रक्शन के बारे में। द इंसुलेटर इज राउंड, आप इस पॉइंट पे लिखिएगा यहाँ पे, इट हैज, पॉइंट पर लिखिएगा, इट हैज इट हैज कुछ दिक्कत। सर आज लास्ट 10 मिनट में न्यू पैटर्न के बारे में बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। हाँ बिल्कुल 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 करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे यार, है ना। क्वेश्चन वो तो मैं खुद ही लेके आऊंगा ना, आप उसका टेंशन मत लीजिए, है ना। ये मान के चलिए कि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया, है ना, आप लोगों के लिए एग्जाम बहुत आसान हो गया। अब मैं इसको बहुत आसान बना दूं, है ना। मैं ये आप उसे प्रॉमिस करता हूं ना कि आप लोग को ये फील होगा कि ये बहुत अच्छा हो गया, है ना, बहुत अच्छा हो गया कि सिलेबस पैटर्न जो है तो चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, है ना। मेंस में क्या था कि आपको हो सकता था कि उसमें कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना है, तो उसमें आप पीछे रह सकते थे। लेकिन आज आपके पास टाइम है कि आप लीड कर सकते हो मार्केट। आज आपके पास टाइम है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें अगर आपको अपने ऊपर अपने आप को सबसे ऊपर रखना है तो आप रख सकते हो। ठीक है ना, कैसे आसान है वो मैं बनाऊंगा ना आसान। मैं आपको इसमें देखो, इसमें मेन जो मेन चैलेंज है वो है टफ क्वेश्चन, है ना। एसएससी जेई का जो CBT 2 है, उसका जो सबसे मेन चैलेंज है वो है टफ क्वेश्चन। और आप ये बताओ कि जब से हमने अमृति प्राइम में पढ़ा है, क्या हमने कभी कोई सिंपल क्वेश्चन पढ़ा है? बताओ, मैंने कितनी बार क्वेश्चन सॉल्व टाइम बोला कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी, तब भी मैं कराऊंगा। याद है आप लोग को? आप मेरा कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, मैंने आपको ही बोला कि इसमें एसएससी जे की प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तब भी मैं लिख के बता दूं कि कराऊंगा आपको मैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाया हूं, कहीं मैंने आपको एसएससी जे के लिए नहीं पढ़ाया। आप लोग के लिए बहुत आसान रहने वाला अगर आपने मुझसे पढ़ा तो। अगर आपने सारे सब्जेक्ट मुझसे पढ़े हैं, इस चैनल से पढ़े हैं, आपको तो बहुत आसान लगेगा। कि और आसान क्यों लगेगा कि CBT 1 आपको थोड़ा टफ लगता था, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन CBT 2 आपको आसान लगेगा अगर आप मुझसे पढ़े, क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाया हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही बहुत डेप्थ में कराऊंगा। और मेरा टारगेट है हजार हजार क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के, चाहे नेटवर्क हो, चाहे मशीन हो, चाहे पावर सिस्टम हो, हजार हजार क्वेश्चन की सीरीज में अपलोड करूंगा। और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो एसएससी जे के प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन नहीं होंगे कि देखा टिक किया, अच्छे क्वेश्चन होंगे, कैलकुलेशन वाले होंगे। उतना पढ़ के जाइएगा, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में उसी में से आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें प्लान है, आप बस सब्जेक्ट को अच्छे पढ़ने फोकस करो। मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक साइकिल इंसुलेटर है, आप किसी भी कोचिंग के नोट उठा के देख लो, किसी ने पढ़ाया भी हो तो बताना मेरे को। कोई पढ़ाता ही नहीं है ना, सभी ने डायग्राम दिखा दिया इंटरनेट पे, ये होता, खत्म करो। लक्ष्य वाले बैच से, हाँ, अरे कोई भी बैच देख लो, लक्ष्य वाले बैच में मैंने फुल कोर्स पढ़ा है, उसमें देख लीजिए। अशोका बैच में मैंने रिवीजन करा है। ठीक है, तो लिखना आप लोग यहाँ पे, इट हैज होल इन द, उसके हम डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ाई कर लेते हैं। इट हैज होल इन द सेंटर ऑफ, होल इन द सेंटर ऑफ, होल इन द सेंटर फॉर, लिखना फॉर बोल्टिंग पर्पज, मतलब बोल्ट करने के लिए, कसने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, होल होल रखते हैं। आपको ये डायग्राम देख के ऐसा मत समझना कि ट्रपोजॉइडल शेप का है ना, इस डायग्राम को देख के मत समझना कि ट्रपोजॉइडल शेप का इंसुलेटर है, ये आपका सर्कुलर शेप का होता है।
ठीक है ना, तो ये भी लिख लो आप यहाँ पे, इट हैज सर्कुलर शेप। देखो इसको हम लोग कहाँ पे ये आपका इफेक्टिव होता है, जब कहीं पे डेड एंड होगा या फिर आपके पास कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में एंगल आता होगा। मतलब आपके पास टावर, ऐसा समझना, इसको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो एक टावर यहाँ पे लगा हुआ है, एक टावर यहाँ पे लगा हुआ है, और एक टावर यहाँ पे लगा, ठीक है ना। तो आपकी जो वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या गई, एंगल आ गया, है ना। तो ये जो सेकल इंसुलेटर कहाँ पे लगाया जाता है, जहां कहीं पे भी क्या आएगा आपके पास एक एंगल क्रिएट हो जाए या फिर डेड एंड हो, वहां पे हम लोग सेकल इंसुलेटर को लगाते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इट इज यूज्ड, इट इज मोर इफेक्टिव लिखना आप लोग यहाँ पे, ऐसा लिखिएगा, इट इज मोर इफेक्टिव it is more effective when there is a, when there is a dead end, when there is a, when there is a dead end or dead end of distribution line, dead end of distribution line, dead end of distribution line, or the distribution line changes its angle, or the distribution line, or the distribution line changes its angle, ठीक है, वो अपना एंगल चेंज कर रहा है, तब जाके आप इस सेकल इंसुलेटर को लगाते हो, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने स्ट्रेन टाइप में भी तो ऐसी कुछ बताया कि डेड एंड में लगाते हैं, है ना। स्ट्रेन टाइप में भी तुमने ऐसी कुछ बताया कि स्ट्रेन टाइप को कहने में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला था क्या, नहीं बोला, है ना। ठीक है, चलो पैनिक बिल्कुल मत होइए, है ना, मैं हूं ना, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग के लिए बहुत आसान हो गया ये, है ना, आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया ये, क्योंकि देखो मेरा जो स्ट्रॉन्ग जोन है ना, मेरा जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो यही है कि मैं टफ क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा सकता हूँ, है ना। मेरी जो एक होता है ना, सभी फैकल्टी का एक वो रहता है कि कौन किस में ज्यादा अच्छा है ना। तो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं थोड़ा सा चीज में वीक पड़ जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो रटने वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, मैं याद नहीं कर पाता हूँ ना, याद करा पाता हूँ। अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल चेंज नहीं है, तो मैं उसको जल्दी याद नहीं करा पाता। लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि क्वेश्चन एक लेवल के आएंगे, तो वो आप लोग के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है ना। आप लोग के लिए बहुत आसान हो गया ये। स्ट्रेन ओनली यूज फॉर ट्रांसमिशन इन केस ऑफ डेड एंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मोदित। तो ये हो गया आपका सेकल इंसुलेटर के बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का जो इंसुलेटर हमारा, जिसको हम बोलते हैं आपका स्टे इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर, स्टे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोग यहाँ पे एक हेडिंग पुट कर लीजिए, जो हमारा फिफ्थ इंसुलेटर था, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टे इंसुलेटर। कुछ लोग बोल सर यहाँ पे क्यों करो, नेक्स्ट पेज में करा देना, तो ज्यादा कंटेंट है ही नहीं तो मैं क्यों कराऊं, है ना, इतने में ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो लिखना आप लोग यहाँ पे स्टे इंसुलेटर, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी, जैसे कि पहली बात तो इसका नाम क्या है, तो ये थोड़ा देखने में एग टाइप के शेप में होता है, अंडे आकार का होता है, इस वजह से इसको बोला जाता है एग इंसुलेटर, है ना।
इस इंसुलेटर का जो नाम है वो क्या है, एक एग इंसुलेटर। क्यों? ये देखने में भी अंडा आकार का होता है, अंडा जैसे होता है, एग इंसुलेटर। ठीक है, इसका नाम क्या है यहाँ पे, एग इंसुलेटर। ठीक है, और ये आपका लो वोल्टेज लाइन के लिए है, ये आपके हाई वोल्टेज लाइन के लिए नहीं है, ये आपका किसके लिए, लो वोल्टेज लाइन, है ना। लो वोल्टेज लाइन के लिए आपका ये यूज होता है। ऑब्वियसली ट्रांसमिशन मत बोलना, डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे। लो वोल्टेज लाइन। ठीक है, ये आपका लो वोल्टेज लाइन में होता है। ठीक है, तो इसका जो मेन पर्पज है, स्टे इंसुलेटर हम लोग क्यों लगाते हैं, तो ये मेनली लगाया जाता है कि जो आपका स्ट्रे वायर है, हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में कहीं कहीं स्ट्रे वायर यूज करते हैं, तो स्ट्रे वायर और अर्थ के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्टे इंसुलेटर लगाते हैं। क्या बोला मैंने, जो आपका जो आपका स्ट्रे वायर है और पोल, ऐसा बोल सकते हो, उनके बीच में क्या करता है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो इसको लिखिएगा 2 मिनट, एक पॉइंट इसके बारे में लिखिएगा। लिखिएगा, द स्टे, इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड टू क्रिएट, यूज्ड टू क्रिएट, used to create insulation between insulation between pole and stay clamp, pole and stay clamp, pole and stay clamp on, pole and stay clamp on stay वायर। जो स्टे वायर है उसमें पोल और स्टे क्लैंप के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्टे इंसुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोग जो इसकी डिजाइन बनाते हैं स्टे इंसुलेटर की, इसमें हम लोग दो होल क्रिएट करते हैं, दो होल रखते हैं। स्टे इंसुलेटर में हम लोग दो होल रख देते हैं, दो होल करते हैं। क्यों करते हैं, होल करने का पर्पज ये कि अगर कभी इंसुलेटर डैमेज हुआ तो हमारा जो स्टे वायर है वो अर्थ तक ना पहुंचे, क्योंकि स्टे वायर पे आपका स्टे इंसुलेटर कनेक्ट है। तो अगर स्टे इंसुलेटर में कभी कोई डैमेज आता है तो वो स्टे वायर आपका ग्राउंड से कनेक्ट ना हो। तो ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा, टू होल्स आर क्रिएटेड, मुझे इतने में करना है यार, नेक्स्ट पेज में मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना है ना, तो इसमें लिखना आप लोग टू होल्स आर क्रिएटेड, टू होल्स आर क्रिएटेड फॉर स्टे वायर, फॉर स्टे वायर इफ इंसुलेटर डैमेज। इतना आप वहां पे नहीं दिख रहा है क्या, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या, हैंड रेज करके। मुदित कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हो मुदित, मुदित कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुदित कहाँ हो आप यार, आपके स्ट्रेन ओनली उस पर ट्रांसमिट, ये ठीक बोला था आपने, इसके बाद क्या डाउट आ गया आपको। हम्म, चुपचाप पढ़ो आराम से। टू होल्स आर क्रिएटेड फॉर स्टे वायर इफ इंसुलेटर डैमेज। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे तो मैं बोल रहा हूँ, आप तब सुन के नोट कर लीजिए, है ना, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो। देखिए, इफ इंसुलेटर डैमेज, इफ इंसुलेटर डैमेज, अगर हमारा इंसुलेटर डैमेज होगा, स्ट्रे वायर विल नॉट टच टू द ग्राउंड, स्ट्रे वायर
will not touch to the ground, will not touch to the ground, touch to the ground। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने रीड कर दिया है ना, तो उससे पढ़ेगा। एक बार फिर से रीड कर देता हूं। टू होल्स आर क्रिएटेड फॉर स्टे वायर इफ इंसुलेटर डैमेज, स्टे वायर विल नॉट टच टू द ग्राउंड, क्योंकि हमारी जो स्टे वायर है वो होल से होके गई है ना। तो हमारा इंसुलेटर डैमेज भी होता है तो हमारे जो हमारा स्टे इंसुलेटर में तो होल है, जब होल से होके गई है तो हमारा वो ग्राउंड पे टच नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, चलो। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे इंटर करते हैं, जो कि हमारा एक नया टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो कौन सा है? जो हमारा एक नया टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो अभी इसी के बारे में, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एक काम करें क्या आप लोग का इसका 3D डायग्राम देखना चाहोगे सभी इंसुलेटर का, या फिर मैं कल क्लास में लेके आ जाऊंगा? ये ज्यादा सही होगा, क्योंकि मुझे अभी सर्च करना पड़ेगा गूगल पे। मैं कल क्या करूंगा कि कल मैं सर्च करके पहले से ही रख लूंगा, है ना। तो इन सभी पांचों इंसुलेटर के डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम मैं आपको कल की क्लास में दिखाऊंगा, है ना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर था, याद है आपको हमारा जो सस्पेंशन इंसुलेटर था, तो उस सस्पेंशन इंसुलेटर में हमारे पास वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? नंबर ऑफ डिस्क थी, याद है आपको, हमारे पास वहां पे नंबर ऑफ डिस्क थी। तो उस नंबर ऑफ डिस्क में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? मतलब कि हमें बोलते हैं कि एक डिस्क है, मतलब 10 डिस्क लगी हुई है, वो टोटल 10,000 वोल्ट को क्या कर रहा है? रोक पा रहा है। तो एक डिस्क एक किलो वोल्ट को कर रहा होगा, 1 किलो वोल्ट को कर रहा होगा, 2 किलो वोल्ट कर देगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर आ स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? अगर कभी आपको आगे से वर्ड देखने को मिले, ऐसे बहुत सारे वर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने स्पूल बताया, एग इंसुलेटर बताया, है ना, वैसे एक नाम को सुनने पड़ेगा आपको, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? जितने भी हमने डिस्क कनेक्ट किए हैं उनके कनेक्शन को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। याद रखना सभी लोग, है ना। स्ट्रिंग कोई नया वर्ड नहीं है, डिस्क के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो भी चीजें होंगी वो मैं आपका जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो सारी चीज आपको बताता रहूंगा कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है। पंकज बोल रहे हैं सर पोस्ट इंसुलेटर कहां पर यूज होता है? मैंने बताया ना कि जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो सारे पॉइंट डिस्कस कर लूंगा, है ना, कि कौन सा इंसुलेटर कहां पे यूज होगा। एक चार्ट बनवा दूंगा प्रॉपर तरीके से, आप उसका टेंशन मत लीजिए ना। वन बाय वन बताऊंगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, एक साथ बताऊंगा। ठीक है। पहले आप हेडिंग डालिए यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंसुलेटर का ही टॉपिक है, कोई नया टॉपिक नहीं है, इंसुलेटर का ही टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पे? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन आ सस्पेंशन इंसुलेटर, या फिर स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर लिखिएगा आप लोग यहाँ पे। टॉपिक का नाम क्या है? वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ओ इन आ सस्पेंशन इंसुलेटर। मेनली हमको सस्पेंशन इंसुलेटर ही पढ़ना होता है, बाकी तो हमने सिर्फ टाइम पास करने के लिए पढ़ लिया, क्योंकि हमको पढ़ना था सिलेबस में तो पढ़ लिया। मेनली हमको पढ़ना है सस्पेंशन इंसुलेटर। तो कैसा होता है एक बार वो देख लो सभी लोग सस्पेंशन इंसुलेटर के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, मैं आपको सारी चीज दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास हो गया टावर, ठीक है, दिस इज माई टावर। पोल जो भी आपको बनाना हो, जो भी आप समझ में आए, तो ये आपके पास हो गया यहाँ पे पोल। और खंबे पे होता है यहाँ पे क्रॉस आर्म, तो यहाँ पे मैंने बना दिया क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म बन गया। टावर को जो हिस्सा होता है ना क्रॉस आर्म, वो मैंने यहाँ पे बना दिया। फिर यहाँ पे मेरे पास होते हैं इंसुलेटर्स, है ना। अब यहाँ पे जैसे सस्पेंशन इंसुलेटर है ये,
आपका हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब जो डिस्क होगी हॉरिजॉन्टल होगी। लेकिन आपको कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ डिस्क को यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। अगर देखो तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरीके से देखना सभी लोग। इसको मैं कैसे बनाऊँ, मैं एक काम करता हूँ, ये बढ़िया रहेगा। ये समझ लो, ये आपका एक डिस्क है ना। मैं ऐसा जल्दी क्यों बना रहा हूँ यार, क्योंकि मैं कौन इतना टाइम पास करे है ना बनाने में। तो मैं ऐसे बनाइए, समझिए कि एक डिस्क ये है, ये आपकी सेकेंड डिस्क है। मैं सारे बना देता हूँ 2 मिनटों में। सेकेंड डिस्क है, थर्ड डिस्क है, एंड दिस इज फोर्थ डिस्क। 4 डिस्क ले लेता हूँ मैं। ये मेरे पास 4 डिस्क हो गई। और नीचे फिर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे कंडक्टर। एट लास्ट यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे एट लास्ट यहाँ पे क्या होगा पास, कंडक्टर होगा। कंडक्टर है, ऐसे होता है सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक है। तो अब मुझे ये पता है कि इनके बीच में ये कितना वोल्टेज रेटिंग है, वो हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। वो हम बिल्कुल बता सकते हैं, बड़े आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कितना वोल्टेज ये रिस्ट्रिक्ट कर पा रहा है, दैट इज योर वोल्टेज वी। वो इस सस्पेंशन इंसुलेटर की रेटिंग की ये कितने वोल्टेज के लिए बनाया गया है। अब ये टोटल वोल्टेज है, लेकिन क्या ये टोटल वोल्टेज ये वाला डिस्क है वो पूरा झेल लेगा क्या, नहीं झेल पाएगा। अच्छा कोई पूछेगा ये क्या क्या बोलोगे, डिस्क है, ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क है। तो कोई पूछेगा आपसे कि सर ये जो ब्लैक कलर से आपने बनाई ये क्या 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 बोलो इसको, मेटल लिंक। ये हमने जो बनाया यहाँ पे क्या, दीज आर मेटल लिंक। मेटल लिंक मतलब क्या होता है कि भाई इनको सेट करने के लिए, एक डिस्क को दूसरे डिस्क कनेक्ट करने के लिए आपको एक मेटल लिंक कनेक्ट करना पड़ेगा ना, है ना। ऐसे थोड़ा जुड़ जाएगा। तो ये आपके पास 4 डिस्क वाला मैंने बना लिया इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर। और उसका जो वोल्टेज है वो कितना है, वी है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो डिस्क है वो किस में कनेक्टेड है, ये डिस्क आपस में सभी कनेक्टेड है किसमें, सीरीज की पैरेलल। ये सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब इन सभी में जो वोल्टेज वी है, इन सभी में अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे हो। जैसे 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 मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखना तो बोलो, जैसे यहाँ का वोल्टेज मैं मान लेता हूँ कितना, V1। ये वाले डिस्क में, ये वाले डिस्क में मान लेता हूँ वोल्टेज कितना, V2। ये वाले डिस्क में मान लेता हूँ वोल्टेज कितना, V3। और ये वाले मान लेता हूँ V4। इसमें कितना है आपका, V1। तो इस तरफ लिखता हूँ आपको कंफ्यूज हो जाओगे। V1 है, V2 है, V3 है, एंड यहाँ पे कितना, V4 है। तो इतना इतना मैंने वोल्टेज यहाँ पे बना दिया। और ये आपका यहाँ पे टोटल वोल्टेज है। अब इसमें आपको कुछ चीजें समझनी है। वो क्या है, वो ये है, ये बताओ ये जो इंसुलेटर है क्या ये एक डायरेक्टर की तरह काम करता है, नहीं करता, बिल्कुल करता है ना। ये जो इंसुलेटर है क्या एक डायलेक्ट्रिक की तरह काम करता है कि नहीं करता, बिल्कुल करता है। इससे आप बताना क्या चाह रहे हो, डायलेक्ट्रिक क्यों बोल रहे हो आप इसको, क्यों कि अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, तो वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे मेटल लिंक है, यहाँ पे मेटल लिंक है, हाँ या ना। हाँ, बड़े आराम से प्रेम से आप बोलो कि सर हाँ, यहाँ पे ये एक मेटल लिंक है, ये भी एक मेटल लिंक है, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि जब ये मेटल लिंक है और बीच में इंसुलेटर है, तो आप इसको एज्यूम करो ना, एक मेटल लिंक मान लो क्या, पहली प्लेट, नीचे वाले मान लो दूसरी प्लेट, बीच में इंसुलेटर, क्या बन गया, कैपेसिटेंस, हाँ या ना। क्या यहाँ पे हमारे पास एक सेल्फ कैपेसिटेंस फ्रेम हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या हमारे पास यहाँ पे एक कैपेसिटेंस जो कि सीरीज कैपेसिटेंस हम बोलेंगे, वो फ्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दो मेटल लिंक के बीच में हमारे पास एक क्या क्रिएट हो गया, कैपेसिटेंस क्रिएट हो गया। तो एक कैपेसिटेंस यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चारों हमारे पास कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाएंगे, जिनको हम बोलेंगे सीरीज कैपेसिटेंस, या फिर सेल्फ कैपेसिटेंस, या फिर म्यूचुअल कैपेसिटेंस। लोग इसमें कंफ्यूज जरूर होंगे कि सर इसको सेल्फ भी बोलते हैं, म्यूचुअल भी बोलते हैं। तो हाँ, इसी को हम सेल्फ भी बोलते हैं और म्यूचुअल भी बोलते हैं। ऐसा मत कंफ्यूज कि सेल्फ म्यूचुअल एक साथ कैसे हो गया, है ना। आप इसको क्या बोलते हो, सीरीज, सेल्फ एंड म्यूचुअल,
ये तीनों इसके नाम है जो हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटेंस फ्रेम होंगे। कैपेसिटेंस क्यों फ्रेम हुई? क्योंकि ऊपर एक मेटल है, नीचे एक मेटल है, बीच में है डिस्क, डिस्क है इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब डाइलेक्ट्रिक, तो दो पैरेलल प्लेट के बीच में इंसुलेटर मिल जाए तुरंत उसको कैपेसिटेंस आप एज्यूम कर लिया करिए। ठीक है, ओके। अब एक बात और बताओ मुझे, आपसे भी बताओ ये क्या है? मेटल है। अरे बताओ हाँ या ना, ये क्या है? मेटल है ना, मेटल है। और ये क्या आपका मेटल है, तो क्या यहाँ पे कोई कैपेसिटेंस फ्रेम होगा? नहीं होगा, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, क्योंकि ये तो सेम कनेक्टेड था ना ऐसे ना, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस फ्रेम नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, ये वाली मेटल लिंक और ये वाली मेटल लिंक, ये टावर एक मेटल से मिलना बना हुआ है, ये भी एक मेटल लिंक है, तो क्या यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस फ्रेम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे भी एक कैपेसिटेंस फ्रेम होगा, यहाँ पे भी एक कैपेसिटेंस फ्रेम होगा। ऐसा क्यों बोला मैंने? ये कैपेसिटेंस फ्रेम हो रहा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ये समझो ना, ये तो सेम पोटेंशियल पे थे, यहाँ पे क्यों फ्रेम नहीं हुआ कैपेसिटेंस? क्योंकि ये यहाँ पे सेम टर्मिनल है ना, सेम प्लेट है, ये सेम प्लेट है, इसमें आपका कैपेसिटेंस फ्रेम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटेंस फ्रेम हो गया, जिसको मैं बोलूंगा आपका कौन सा कैपेसिटेंस? शंट कैपेसिटेंस। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कैपेसिटेंस फ्रेम हो रहे हैं। कौन कौन से कैपेसिटेंस फ्रेम हुए? एक हुआ सीरीज कैपेसिटेंस और एक हुआ हमारे पास यहाँ पे शंट कैपेसिटेंस। और वो कैपेसिटेंस रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि अगर मान लो हमारे पास ये जो टोटल वोल्टेज है, हमारा जो टोटल डिस्क हमने लगाया, चार डिस्क लगाई, उसका जो टोटल वोल्टेज कितना है? 50 किलो वोल्ट है। 50 किलो वोल्ट को ये रिस्ट्रिक्ट कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि 12 वोल्ट ये करेगा, 12 ये करेगा, 12 ये करेगा, 12 ये करेगा, ऐसा नहीं। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस फ्रेम हो जाते हैं। कौन कौन से कैपेसिटेंस? सीरीज कैपेसिटेंस और शंट कैपेसिटेंस। तो कैसे कैपेसिटेंस फ्रेम होंगे उसके बारे में थोड़ा मैं बना के दिखाता हूँ आपको। देखना सभी लोग, मैं यहाँ पे फिर से बना के दिखाता हूँ कैसे मेरे पास यहाँ पे कैपेसिटेंस फ्रेम होंगे। ये मेरे पास टावर हो गया, दिस इज माय टावर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या क्रिएट होंगे? कैपेसिटेंस। कैसे क्रिएट होंगे वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ प्रॉपर्ली, देखो सभी लोग। कितने कैपेसिटेंस होंगे? चार, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पे मेरे पास चार कैपेसिटेंस फ्रेम हो जाएंगे, मैं बना के दिखाता हूँ। एक ये कैपेसिटेंस हो गया, दूसरा ये कैपेसिटेंस हो गया, तीसरा ये कैपेसिटेंस हो गया, ये मेरे पास फोर्थ कैपेसिटेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे होता है मेरे पास होता है कंडक्टर, लाइन कंडक्टर जो जा रहा होगा, ये सिवन लाइन कंडक्टर है ना। और इसी बीच में हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे इसी बीच में हमारे पास क्या होगा? इनके बीच में, इन्हीं के बीच में हमारे पास होगा यहाँ पे क्या? हमारा संट इंसुलेटर। किस तरीके का होता है वो? इस तरीके बना कर दिखाता हूं। ऊपर यहाँ पे बनेगा क्या? नहीं बना देना भैया, मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे कैपेसिटेंस फ्रेम नहीं होगा, तो यहाँ वाला ऊपर वाला नहीं होगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ पे बनने वाला, कहाँ कहाँ पे नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे हमारे पास ये चार मेरे पास क्या हो गया? कैपेसिटेंस फ्रेम। ठीक है, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा हम लोग, कि मैं इसका नाम देता हूं कौन सा? सी। इसका नाम सी है, इसका नाम सी है, इसका नाम सी है, इसका नाम सी है। और जो संट वाले हैं उनका नाम देता हूं मैं C1 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 C1। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। C1 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 C1। फिर वोल्टेज के बारे में देखते, तो वोल्टेज के बारे में हम लोग क्या कह रहे थे कि इसमें कितना वोल्टेज था? तो देखना आप सभी लोग बराबर दिखाता हूँ मैं आपको। टोटल जो वोल्टेज था वो कितना था? V वोल्ट, हाँ या ना? बड़े आराम से हाँ। टोटल वोल्टेज कितना था? टोटल वोल्टेज कितना था V?
और इनमें जो सेपरेट सेपरेट वोल्टेज था वो V1 V2 V3 था, तो वो भी मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ये हो गया V1, ये हो गया आपका V2, ये आपका हो गया V3 एंड दिस इज योर V4। दिस इज माय V1, दिस इज माय V2, दिस इज V3 एंड दिस इज V4। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको पहले समझनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो क्या है? वो ये है कि हमारे पास दो कैपेसिटेंस यहाँ पे फ्रेम हुए। तो कौन कौन से कैपेसिटेंस फ्रेम हुए? पहला मैंने बताया आपको यहाँ पे C1, पहले C बताया मैंने आपको कैपेसिटेंस C। ठीक है, उसका नाम यहाँ पे क्या है? उसको मैं बोलता हूँ आपका कौन सा इंसुलेटर, दैट इज योर सेल्फ, सीरीज, या फिर आपका क्या बोलोगे उसको, म्यूचुअल। इसका नाम यहाँ पे क्या है? एक्चुअल जो नाम लोग यूज करेंगे वो है सीरीज इंसुलेटर, सीरीज, या फिर सीरीज कैपेसिटेंस, सॉरी, सीरीज, या फिर आप इसको बोलते हो यहाँ पे क्या, सेल्फ, या हम इसको बोलते हैं म्यूचुअल कैपेसिटेंस। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है, तो मैंने तीनों बता दिया है ना। आप ऐसा मत बोला कि सर इसको सेल्फ भी बोलते हैं म्यूचुअल भी बोलते हैं, कैसा क्या है। अब अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दे दिए, मैं क्या करूँ इसको। हाँ, लेकिन कंफ्यूजिंग है, सेल्फ म्यूचुअल दोनों एक को बोलना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने आपको क्लियरली बोला कि ये तीनों इसी के नाम। अब ये कैपेसिटेंस किसके इसी बीच में फ्रेम हुआ, तो क्या बोलोगे? मेटल लिंक एंड इंसुलेटर। ये जो कैपेसिटेंस फ्रेम हुआ किसके किसके बीच में हुआ? ये बिटवीन टू मेटल लिंक एंड बिटवीन टू मेटल लिंक एंड डिस्क। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। फिर एक है मेरे पास यहाँ पे एक और कैपेसिटेंस फ्रेम हुआ, इसको बोलता हूँ C1। बोला ना मैंने, C1 एक और फ्रेम हुआ आपके पास। अगर हम लोग C1 के बारे में बात करें तो C1 हमारे पास, उसका नाम क्या बताया मैंने आपको? संट कैपेसिटर। जिनका मैं बार बार नाम यूज करूंगा वो सीरीज और संट यूज करूंगा, आप लोग ध्यान में रखना। तो इसका नाम क्या है? संट कैपेसिटर। तो ये जो कैपेसिटेंस फ्रेम हुआ संट कैपेसिटेंस, वो किसके किसकी वजह से फ्रेम हुआ, तो क्या बोलोगे? ये आपका फ्रेम हुआ है मेटल लिंक, एक मेटल लिंक है, एक डिस्क है, और दूसरा टावर है ना। क्या बोलोगे? एक मेटल लिंक है, दूसरा इंसुलेटर है, और तीसरा आपके पास यहाँ पे क्या है? आपका टावर। तो इनके बीच में आपका ये इंसुलेटर फ्रेम हुआ। तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे? बिटवीन ये जो कैपेसिटेंस फ्रेम हुआ किसके के बीच हुआ? बिटवीन वन मेटल लिंक एंड टावर एंड डायरेक्टर। इनके बीच में हमारे पास क्या फ्रेम हुआ है? ये वाला कैपेसिटेंस हमारे बीच में यहाँ पे फ्रेम हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? ओके। फिर अगर हम बात करें कि जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक कांस्टेंट है उसका नाम ढूंढ रहा हूं मैं।
ठीक है, उसका नाम यहाँ पे क्या होगा, उसका नाम है स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या नाम बोला मैंने, एक होता है कांस्टेंट, इसका मैंने बोला स्ट्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से। और ये आपका होता है किसका किसका रेशियो, ये होता है आपका दो कैपेसिटेंस का रेशियो। कौन कौन से कैपेसिटेंस का, वो होता है आपका C1/C, मतलब म्यूचुअल कैपेसिटेंस, सॉरी आपका शंट कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय सीरीज कैपेसिटेंस। C1/C आपका होता है क्या, के। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, C1/C आपका होता है यहाँ पे, ठीक है, ओके। कांस्टेंट का नाम मैंने कुछ और देखा था यार किसी क्वेश्चन में, मैं वही देख रहा हूँ, हर जगह कांस्टेंट ही लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन में मैंने इसका एक्चुअल नाम देखा था, कुछ और नाम देखा था मैंने, वो यहाँ पे बुक में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट लिख लीजिए। इसके अलावा एक और नाम है, जब लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूँ। तो क्या होता है, जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, C1/C, मतलब हमारे पास जो यहाँ पे कौन सा कैपेसिटेंस है, शंट कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय सीरीज कैपेसिटेंस। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे C1/C। ठीक है, okay. अब एक बात आपको समझनी कि जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे V1 वोल्ट है, यहाँ पे V2 V3 V4 है, क्या ये वोल्टेज सब में बराबर बराबर होगा, तो बराबर बराबर वोल्टेज यहाँ पे नहीं। तो उसके कुछ रीजन है। ऐसा कौन सा रीजन है कि वोल्टेज इन सभी में सेम सेम रीजन नहीं आ रहा, सेम सेम वोल्टेज V1 V2 V3 V4 नहीं आ रहा। मान लो अगर ये 40 किलो वोल्ट है तो 10 किलो वोल्ट होना चाहिए, 10 किलो वोल्ट होना चाहिए, 10 किलो वोल्ट है, 10 किलो वोल्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो आप लोग समझिएगा। तो कुछ पॉइंट्स आप लोग लिखिएगा। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कौन सा, कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। जो आपका वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है क्या, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है सर, टेल अबाउट शंट कैपेसिटेंस। तो बताया ना शंट कैपेसिटेंस C1 है। Sir, if material and shape and size is same, how capacitance is different and how insulating material can have property of capacitance? ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप ये समझिएगा ना कि आप इसको ऐसे समझिए कि जो ये वाला कैपेसिटर है, ये वाला है ना, ये मेटल लिंक है, ये भी मेटल लिंक है, लेकिन ये वाला मेटल लिंक तो किससे, टावर से कनेक्टेड है, और ये वाला तो आपका इंसुलेटर से कनेक्टेड है ना। आप इस डायग्राम में समझिए इसको, आप इस डायग्राम में इसको समझिए ऐसे कि जैसे ये देखो, ये एक आपका मेटल लिंक है, ये मेटल लिंक है, तो इन दोनों की जो कैपेसिटेंस फ्रेम होगा वो इन दोनों कैपेसिटेंस डिफरेंट होगा ना, जो यहाँ पे कैपेसिटेंस फ्रेम होगा, है ना, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस फ्रेम होगा इससे डिफरेंट होगा ना, क्योंकि डायलेक्ट्रिक अलग है, यहाँ पे डिस्क है, यहाँ पे एयर है, तो ये दोनों कैपेसिटेंस तो अलग होंगे ना। और वैसे भी ये दो मेटल लिंक के बीच में हो रहा था और यहाँ पे तो टावर के बीच में हो रहा है, तो कैपेसिटेंस तो यहाँ पे मैंने कह लिया सी 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 सी, लेकिन ये C1 अब बात करते हैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम क्यों नहीं होगा। तो उसके पीछे का जो रीजन है वो यही रीजन है कि क्या, उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है स्ट्रिंग कांस्टेंट, है ना। हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट की वजह से हमारा जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा और इसमें होगा। आप इसको ऐसे समझ लो कि, है ना, आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो ये आपका एग्जाम है, ये आपका एग्जाम है,
और ये एग्जाम के पहले का 1 महीने पहले का टाइम है, 2 महीने पहले का टाइम है, 3 महीने पहले का टाइम है और 4 महीने पहले का टाइम है। तो 4 महीने पहले आपको प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, जब 3 महीने बचेंगे तो एग्जाम प्रेशर थोड़ा और बढ़ जाएगा, थोड़ा और जब 2 महीने बचेंगे तो आपका प्रेशर और बढ़ जाएगा, और एग्जाम के 1 दिन महीने पहले तो आपका और भी प्रेशर ज्यादा रहेगा। मतलब यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा और फिर यहाँ पे थोड़ा सा और भी कम होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे कंपेरिजन करूँ V4, V3, V2, V1, तो सबसे ज्यादा वोल्टेज हमारा किसको मिलने वाला है, यहाँ पे V4 को मिलने वाला है। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म ड्यू टू शंट कैपेसिटेंस। किसकी वजह से? ड्यू टू, अगर शंट कैपेसिटेंस नहीं होता, तो अगर ये सब नहीं होते तो सब सीरीज में थे, तो आपका यहाँ पे क्या लग जाता, वोल्टेज डिवीजन रूल। लेकिन ये शंट कैपेसिटेंस ने पूरा टाइम बिगाड़ दिया, पूरा काम बिगाड़ दिया है ना। और इसके बिगाड़ने की वजह से क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नॉट यूनिफॉर्म ड्यू टू शंट कैपेसिटेंस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज अक्रॉस टॉप मोस्ट डिस्क विल बी मिनिमम। जो आपका ये जो डिस्क है ना, ये जो डिस्क है, इसमें वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम होगा। मतलब सबसे कम वोल्टेज किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, और सबसे ज्यादा वोल्टेज किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। इसके पीछे रीजन मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, तो लिखना आप लोग यहाँ पे, वोल्टेज अक्रॉस टॉप मोस्ट डिस्क विल बी मिनिमम। ठीक है ना। जो आपका टॉप मोस्ट है उसमें जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, और जो वोल्टेज होगा बॉटम वाले में वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो भी लिख लीजिए, वोल्टेज अक्रॉस बॉटम मोस्ट, बॉटम मतलब सबसे नीचे वाला, बॉटम मोस्ट डिस्क विल बी मैक्सिमम। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, टेंशन मत होइए, 2 मिनट रुक जाइए। माउस से करना पड़ता है, कुछ चीजें पेंसिल आउट नहीं होती है। बट इन सीरीज हाउ कैपेसिटेंस डिफरेंट। अरे भाई, सीरीज कहाँ हुआ, बीच में आपके पास वो आ गया ना, क्या बोलेंगे उसको, बीच में आपके पास वो आ गया ना, शंट कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस सेम कहाँ हुई है? अगर आपके पास 10 रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, 1 1 ओम के, उनके बीच में अगर मैं 1 1 ओम और लगा दूं पैरेलल में, तो क्या उनकी वैल्यू सेम रह जाएगी क्या? है ना। हम सीरीज कब बोलते हैं, सीरीज तब बोलते हैं जब उनमें करंट का चेंज ना हो, करंट अपना पाथ चेंज ना करे, करंट सेम हो, उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। लेकिन यहाँ पे सी जो है, क्या वो सीरीज में नहीं है? सीरीज में क्यों नहीं है भाई? क्योंकि बीच में C1 आ गया ना, वो C1 बीच में डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो ये दिक्कत है भाई। अब एक गलती ये हो गई, बताओ, मैंने इतने अच्छे से यहाँ पे लिखा था, मैंने इसके ऊपर बोल दिया, यही गुस्सा आता है हम लोगों को। इतनी मेहनत से लिखो, फिर गोद देते हो आप लोग। पता कितनी मेहनत लगती है लिखने में। बाद में आप मुझसे बोलोगे सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। नोट्स मैं दूंगा ऐसे जैसे बुते हुए आपके सामने, कैसे लगेंगे आपको? सर क्या दे दियो नोट्स, समझ में नहीं आ रहा। आज आप लोग कम टाइम में रिवीजन कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ माई नोट्स। एक बार नोट्स को पलटा लो, ऐसा था कि हमने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ में आ गया। ठीक है, ओके। तो अब एक चीज आपको समझनी, एक नया हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या,
स्ट्रिंग इफिशियंसी, वो चीज आपको और समझनी। स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होगी वो आपको समझना। स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होती है कि ऐसे मान लो हमारा जो टोटल स्ट्रिंग है, जैसे हमने 4 डिस्क लगाई है, तो 4 डिस्क में टोटल कितना वोल्टेज वो रख सकता है, तो वो V अपॉन नंबर ऑफ डिस्क, कितने डिस्क हम लोग यूज कर रहे हैं, इनटू वोल्टेज अक्रॉस, क्या बोलेंगे उसको हम, सबसे बॉटम वाला आप ले लो, मतलब कि कौन सा वोल्टेज V1, उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हम लेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, अभी आप लोग हेडिंग पुट करिए स्ट्रिंग इफिशियंसी, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, है ना। अभी क्लास में खत्म नहीं करूंगा, 10 मिनट मुझे और लगेंगे इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए, जरूरी है क्योंकि मैं कल दोबारा इसी टॉपिक को नहीं पढ़ाना चाह रहा ना, तो मुझे 10 मिनट टाइम और चाहिए। 10 मिनट आप लोग और रुक जाइए, मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। सर C1 कैसे क्रिएट हुआ, वहां तो बीच में डायलेक्ट्रिक नहीं है, बीच में C1 कहाँ क्रिएट, एयर एयर हवा, हवा 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 हवा, कौन सा गाना था यार, उसके आगे मुझे नहीं बनता कौन सा गाना है, बस इतना हवा और मैं सुनता हूँ, फिर मैं गुनगुना लेता हूँ गाने को। ठीक है, ठीक है भाई, हर चीज क्लियर हो गया। एयर इज अ गुड डायलेक्ट्रिक, हमारा एयर वहां पे डायलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा ना। तो बच्चे में आई बात, ओके, कहाँ थे अपन। तो आप लोग हेडिंग पुट करना है यहाँ पे स्ट्रिंग इफिशियंसी, आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिएगा, क्या कौन सी इफिशियंसी, स्ट्रिंग इफिशियंसी। ठीक है, स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ईटा से, इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, क्या बोलोगे आप इसको, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग मतलब टोटल वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग। तो 4 हमारे पास डिस्क थी, उन चारों को मिला के V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल्स टू V आएगा। अच्छा तो लिख लो आप यहाँ पे, यहाँ पे चाहो तो लिख लो, मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू केवीएल लगा दो ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल कितना आएगा, V आएगा। केसीएल केवीएल है यार, सिंपल सा, V1 प्लस V2, नेक्स्ट पे लिखूंगा यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो लिखना आप लोग यहाँ पे कि ये क्या है, ईटा क्या है हमारे पास, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय एन, एन यहाँ पे के नंबर ऑफ डिस्क, एन यहाँ पे क्या नंबर ऑफ डिस्क, मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ डिस्क इनटू आपका कौन सा वोल्टेज, कि लाइन कंडक्टर, मतलब ये आपका कंडक्टर, कंडक्टर और मेटल लिंकेज में जो आपके पास यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट होगा V4, वो आप लोग, ठीक है, उसको लिख लो आप यहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट, वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट, वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट एडजस्टेंट टू द, एडजस्ट मतलब पास में, एडजस्टेंट टू द लाइन कंडक्टर। तो ये आपका स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा इलोबरेट करूं, तो ईटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल्स टू, जो मैंने प्रीवियस कन्वर्सेशन लिया था वो क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पे टोटल वोल्ट कितना है V, तो V क्या आपके पास यहाँ पे हो जाएगा V डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क, कितने डिस्क हमने यहाँ पे यूज किए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, लीजिए मैंने n लिख दिया, मैंने समझ जाना आप लोग, ये n है, n इनटू यहाँ पे हमारे लाइन कटर पर कौन सा वोल्टेज क्या हो गया, V4, ये आपको हो जाएगा V4। ये हमारा स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, समझ में आया, ओके।
एक चीज और याद रखना आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि टोटल जो आपको बताया था मैंने, फॉर्मूला जो लिख रहा था वहां पे, तो कहता है v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि v1 v2 v3 v4 में सबसे ज्यादा वोल्टेज कौन सा होगा। तो मैंने बताया था ना, सबसे ज्यादा वोल्टेज किसमें होगा, v4 में होगा, फिर v3 में होगा, फिर v2 में होगा, फिर v1 में होगा। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, लेट मी चेक। सर साइड हो जाइए, साइड, ओके हो जाता। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आया, रुको रुको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बार, थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं साइड में भी हो जाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ यार, साइड होने के लिए मुझे इसका यूज करना पड़ता है। ये अंकित सबको इतना बड़ा किस नहीं कहा, थोड़ा छोटा करो ना अंकित सब। 1 2 3 4 वो, है ना। 2 मिनट रुक जाओ, कंप्लीट कर रहा हूँ भाई, मैं एक बार टॉपिक कंप्लीट तो करने दो। यहाँ तक क्या समझ नहीं है यार, यहाँ मैंने बताया कि जो स्ट्रिंग इफिशियंसी है, जो आपका सस्पेंशन इंसुलेटर है, उसकी स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होगी कि वो कितनी रेटिंग के लिए बनाया गया, वो वी वोल्टेज हो गया। तो सबसे कंडक्टर के पास में जो डिस्क है उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, V4 हो गया, एन यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क होगी। तो सारी वैल्यू आपको दी रहेगी कि आपके पास एक 50 किलो वोल्ट का स्ट्रिंग इंसुलेटर है, मतलब 50 किलो वोल्ट आपकी वी की वैल्यू हो गई, जिसमें जो सबसे बॉटम वाला है वो 10 किलो वोल्ट का है ना। तो वो पता चल गया, और 4 डिस्क है, तो स्ट्रिंग इफिशियंस कितनी होगी आप निकाल लोगे। कितना सिंपल फॉर्मूला है। इनमें अगर हम बोलें तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है यहाँ पे, तो V1 V2 V3 V4 में सबसे ज्यादा होता है V4। ठीक है। अब इनकी वैल्यू कितनी कितनी होती है वो भी देख लो, अब इनकी वैल्यू भी कितनी कितनी होती है वो भी आप लोग देख लो, ठीक है। वो भी आप इनकी वैल्यू भी देख लो, ठीक है। तो कैसे देखोगे मैं बताता हूँ आपको प्रॉपरली, कि आपके पास यहाँ पे, है ना, आपके पास यहाँ पे कैसे बोलोगे वो प्रॉपरली मैं आपको बना के दिखाता हूँ, कि हमारे पास V2 जैसे आपके पास यहाँ पे था ना, ये V1 वोल्ट है, ये V2 है, V3 है और V4 है। तो आपको करना क्या है, आपको V2 का फॉर्मूला बताएं कि V2 कितना फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ V1, V3 का क्या फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ V1, V4 का क्या फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ V1। तो वो हमको याद रखना है, उसका एक डेरिवेशन जो कि मैं आपको स्किप कर रहा हूँ डेरिवेशन, क्योंकि आपका मेंस एग्जाम जा चुका है ना। तो मैं डेरिवेशन स्किप करके डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ कि V2 V3 V4 का फॉर्मूला क्या। तो देखना, आपका V2 का फॉर्मूला होता है, V2 इक्वल होता है 1 प्लस के टाइम्स ऑफ V1। के क्या है, के सबको पता भाई, मैं के लिख देता हूँ यहाँ पे, के आपके पास C1/C, स्ट्रिंग कांस्टेंट, C1/C आपके पास क्या था यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू थी C1/C, ये हो गया नहीं, ठीक है। तो ये आपका V2 की वैल्यू होगी, V2 इक्वल्स टू 1 प्लस के V1। फिर बात करते हैं V3 की, तो V3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ V1, V3 इक्वल टू हो जाएगा, देखना आप लोग, दैट विल बी ब्रैकेट में के स्क्वेयर प्लस 3k+1 इंटू V1। के क्या है, के की वैल्यू आपकी है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। फिर बात करते हैं V4, तो V4 आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट विल बी, अगेन ब्रैकेट में लिखिएगा, k³ प्लस 5k² प्लस 6k+1 इंटू V1। तो ये आपके पास इनकी वैल्यू भी आपको याद में रखनी है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई इनका क्या यूज है, ठीक है। तो ये मैंने वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताया। सर V1 V2 V3 कौन से लूप पर लगेगा,
नॉट दैट प्रीवियस में डाउट है मेरे। आप मुझे कॉल कर लेना एक बार, तो उसको अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार आप मुझे कॉल कर लेना तो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वैसे भी एक घंटे के ऊपर हो चुका है, तो आज अपन इतना ही करते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो हमने कैपेसिटेंस बनाए हैं C1 C2 C3 C4, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो हमने आज पढ़ा उससे रिलेटेड हम लोग कल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। मतलब कल आप लोग का इंसुलेटर की लास्ट क्लास होगी, है ना। कल आपकी इंसुलेटर की लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम आपका रिले एंड सर्किट ब्रेकर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।